हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम एक ख़ास टॉपिक जिसके अंतर्गत हम गॉस के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। इस नियम के लिए हमको दो अवस्थाएं खास तौर पे चाहिए। एक फ्लक्स, फ्लक्स किसे कहते हैं, जो हमने पीछे वाले वीडियोज़ में पढ़ लिया है, उसका लिंक आपको मैं दे दूंगा इसमें। और दूसरा चाहिए इसमें हमको एक, जिसे बोलते हैं हम घन कोण। और देखिए होता क्या है घन कोण हमारा। ये घन कोण एक ऐसी व्यवस्था है, जैसे यहाँ चित्र बना हुआ है मेरा, लिखा हुआ मैंने यहाँ पर घन कोण। एक ऐसी व्यवस्था है जो हमें किसी सॉलिड या ठोस गोलीय वस्तु के सरफेस या पृष्ठ से उसके केंद्र पर बनती हुई दिखाई देती है। माना हम पे एक जैसे ये देखिए, ये एक गोला है, ये गोला ठोस गोला है। इस गोले की सतह से, इस सतह के द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा उस कोण को हम घन कोण कहेंगे। सरफेस पूरे पृष्ठ के द्वारा इसके केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। उसको हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। जैसे देखिए जो स्थिति बन रही है हमारी इस चित्र में, ये हमारा गोला है, ठोस गोला। इसका एक ऊपरी हिस्सा हमने यहाँ पर लिया है, माना एक खंड लिया है इसका, लघुखंड। इसका पूरा पृष्ठ जो बन रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा, वो माना एस है। उस एस का एक लघुखंड हमारा डी एस है, जो हमने यहाँ पर दिखाया है, जो ये खंड दिखाई दे रहा है। इस खंड के द्वारा इसके केंद्र पर अंतरित कोण जो हमारा होगा, जिसे हम घन कोण बोलेंगे, सिंबल उसका ओमेगा रहता है। तो इस यदि हमारा पूरा कोण बन रहा है घन कोण, तो हम उसे ओमेगा दिखाएंगे। यदि उसका लघुखंड बन रहा है हमारा, तो उसे हम डी ओमेगा से शो करेंगे। ऐसी अवस्था में इस खंड के द्वारा यहाँ बनने वाला जो कोण रहेगा वो डी ओमेगा रहेगा, क्योंकि जो हमारा खंड है वो भी छोटा सा है। तो लघुखंड से मिलने वाला कोण लघु, और वहाँ से सतह से केंद्र तक की डिस्टेंस जो बनेगी उसे हम त्रिज्या कहते ही जानते हैं, ये हमारा आर बनेगा। ऐसी अवस्था में जो हमारा इस खंड के द्वारा बनने वाला कोण है, जिसे हम डी ओमेगा बोल रहे हैं, घन कोण, उसका मान डी एस, इस क्षेत्रफल बटे आर स्क्वायर, जो त्रिज्या हमारी रहेगी उसके वर्ग से के अनुपात से प्राप्त होता है। ठीक है ना। ये तुम्हारी सामान्य अवस्था है। हम पूरी बात करें, ऐसी अवस्था में जो कोण मिलेगा हमको ओमेगा मिलेगा, और ओमेगा के लिए जो हमारा डी एस रहेगा वो डी एस ना होकर एस रहेगा, अपॉन आर स्क्वायर से मान निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनने वाला घन कोण ओमेगा बराबर एस अपॉन आर स्क्वायर, खंड द्वारा बनने वाला डी ओमेगा बराबर डी एस अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन हमारी अवस्था एक ऐसी होती है कि माना जो हमारा ये खंड, ये जो पृष्ठ है इसका, जो गोले का पृष्ठ है, इस पृष्ठ का एक भाग क्या है, उभरा हुआ है। मतलब पूरी तरह से गोलियां नहीं है, उभरी हुई अवस्था बन रही है, अभ्रंश रूप बन रखा है इसका, बिगड़ा हुआ रूप, असमान रूप बना हुआ है। ऐसी अवस्था में उस खंड का मान कैसे निकालेंगे हम, उसके लिए हमने यहाँ पर दिखाया है आपको। ये देखिए जो हमारा यहाँ पर खंड बनेगा, ये हिस्सा माना उभरा हुआ है इसका। ऐसी अवस्था में इस हिस्से का मुंह कहाँ है, कहाँ जा रहा है ये हिस्सा, यहाँ नहीं जा रहा है बल्कि ऊपर जा रहा है, जिसे हम डी एस बोल रहे हैं। इस पूरे एस का एक खंड डी एस जो है वो यहाँ जा रहा है। ऐसी अवस्था में हम इस डी एस का वह हिस्सा लेंगे जो हिस्सा इसकी सतह पर या इस गोलीय आकृति की सतह पर पड़ रहा होगा। ठीक है ना। यहाँ जो सतह से कोण बन रहा है हमारा, वो कोण माना थीटा है, ये कोण बन रहा है हमारा थीटा, ये कोण थीटा। इस कोण के लिए जो हमारा खंड यहाँ होगा, हम जानते हैं ना, जब भी कोई राशि किसी कोण से कार्य करती है, उस राशि के दो घटक बनते हैं, ऊर्ध्व घटक, क्षैतिज घटक। जहाँ बनता है कोण वहाँ क्षैतिज घटक, यहाँ कोण बन रहा है तो ये क्षैतिज अवस्था हमारी होगी। अतः इस घटक को हम कहेंगे क्षैतिज घटक, जिसे हम डी एस कॉस थीटा के रूप में शो करेंगे। यहाँ ऊर्ध्व घटक डी एस साइन थीटा, क्षैतिज घटक डी एस कॉस थीटा। अब इस डी एस कॉस थीटा वाले पार्ट का जो यहाँ पड़ रहा है का जो केंद्र पर अंतरित कोण हमारा होगा, उससे हम यहाँ पर घन कोण कहेंगे, क्योंकि ये पृष्ठ के ऊपर बन रहा है ना। इस पृष्ठ के ऊपर बनने वाले इस हिस्से के द्वारा इसके केंद्र पर बनने वाला जो कोण रहेगा हमारा, वो कोण माना डी ओमेगा है। इस अवस्था के लिए जो हमारा डी ओमेगा का मान होगा वो इस पृष्ठ के खंड का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। तो क्षेत्रफल कौन सा हमारा, डी एस कॉस थीटा है, तो उस डी एस कॉस थीटा के बटे हमने आर स्क्वायर कर दिया, तो हमें यहाँ पर डी ओमेगा मिल गया। तो ये हमारा घन कोण। इस घन कोण का मात्रक जो होता है वो शो करते हैं स्टेरेडियन से। स्टेरेडियन एस टी आर बोलते हैं इसको, स्टेरेडियन।
तो किसी भी ठोस गोले की सतह से उसके केंद्र पर बनने वाला कोण घन कोण कहलाता है, जिसको हम इस रूप में दिखाते हैं। पूरा रूप तो ये बनेगा, खंड रूप ये बनेगा। यदि असमान रूप हमारा बन रहा है तो उसका वह पृष्ठ लेंगे जो पृष्ठ गोले की सतह पर पड़ रहा होगा, उस अवस्था में d⁻1 हमारा ये हो जाएगा, मात्रक स्टेरेडियन। तो ये बता दिया हमने घन कोण। अब देखिए जो हमारा गॉस का नियम है, यह नियम एक खास नियम है जो आपको एग्जाम में अवश्य मिलेगा। गॉस का नाम आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही आता है, चाहे किसी रूप में आए गॉस नाम जरूर आएगा हमारा, चाहे इसके अनुप्रयोग हो, चाहे इसकी थ्योरम हो, चाहे इसकी अवस्थाएं कुछ भी हमारा हो, गॉस आएगा। ये हमारा एक ऐसा नियम है जिस नियम के द्वारा हम किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स तथा उस पृष्ठ के द्वारा घिरे हुए आवेश के बीच संबंध स्थापित करते हैं। इस नियम के अनुसार, नियम क्या है हमारा, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है ना। अतः जो हमारा नियम बनेगा वो नियम क्या है, लिख रहा हूं मैं यहां पर, φe इलेक्ट्रिक फ्लक्स φe इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ s E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, आपने पीछे पढ़ा हुआ है, इक्वल टू यहां के अनुसार q/ε0। ये हमारा थ्योरम है। तो गॉस की अवस्थाओं के अनुसार हमने फाई का मान निकालना है, जो क्या होगा, q/ε0 होगा, वो हमें सिद्ध करना है। तो उस सिद्धांत के लिए हमें यहां पर क्या चाहिए, हमें यहां पर चाहिए एक तो आवेश और एक काल्पनिक पृष्ठ। हम एक ऐसा पृष्ठ लेंगे जिस पृष्ठ का आकार कोई फिक्स ना हो, असमान पृष्ठ लेंगे, ठीक है ना, कल्पना करेंगे उसकी। तो और उस पृष्ठ पर के थ्रू हम मान निकालना चाहेंगे, तो लेते हैं जैसे माना एक आवेश हमारा यहां पर, ये हमारा आवेश है, बिंदु O पर प्लस Q आवेश, ठीक है ना। इस आवेश के चारों ओर एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ ले, हम कर रहे हैं इस सिद्धांत की उत्पत्ति, इसका निगमन कर रहे हैं, निगमन। उसके लिए हमने ये चित्र बनाया है यहाँ पर। उसके लिए हमने एक आवेश लिया और एक काल्पनिक पृष्ठ लिया। पृष्ठ के ऊपर हमने एक बिंदु P लिया, जिस बिंदु P की डिस्टेंस यहाँ से, जो डिस्टेंस हमारी है यहाँ से, वो माना R है, R जैसे मानते ही हम R मान लिया, ठीक है ना। प्लस Q आवेश का ही ये क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में ये P बिंदु रखा हुआ है। अतः इस बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता, उस तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी, क्योंकि यह पॉजिटिव है। इसको हमने E शो कर दिया यहाँ पर। अब करते क्या है, हमें इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है पूरा, और उससे हमने गॉसियन अवस्था निकालनी है। क्योंकि यह जो पृष्ठ हमने काल्पनिक पृष्ठ माना है यहाँ पर, इस पृष्ठ को हम गॉस थ्योरम के लिए मान रहे हैं, अतः हम इसे गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। जो हमारा काल्पनिक पृष्ठ होता है ना, जो माना है यहाँ पर हमने, तो गॉस थ्योरम में मान रहे हैं इसको हम, इसलिए इसको हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। तो जो पृष्ठ हमारा बन रहा है, ये कौन सा पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है। जिस पृष्ठ पर हमने ये बिंदु P रखा हुआ है, प्लस Q से तीव्रता हमको ये दिखाई दे रही है। अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु P का एक, P के चारों ओर इस पूरे पृष्ठ का एक लघु खंड लेते हैं, छोटा खंड,
जब बड़ी अवस्था निकालनी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं छोटे खंड के थ्रू, छोटा पार्ट निकालते हैं, उसका मान निकालते हैं, उसके थ्रू हम निकाल लेते हैं बड़े का मान। तो इसलिए ऐसे कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो हम एक खंड को लेते हैं जो इस बिंदु P को घेरे हुए है, ऐसे लेते हैं। माना ये ले लिया हम, ये खंड लिया, माना ये खंड ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो ये जो खंड हमारा है जिसने इस बिंदु P को घेरा हुआ है, उस खंड की का दिशा किधर है, इसका किधर मुंह है, इसका ऊपर की तरफ मुंह है। ये जो खंड है हमारा, इसका चेहरा ऊपर की तरफ। हम ये मान रहे हैं ना कि जो खंड हमारा यहां पर है, उस खंड की दिशा इस तीव्रता की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए कार्य कर रही है। ये थीटा कोण बन रहा है हमारे, ठीक है। और ये पृष्ठ जो हमारा है, ये S नाम का है, क्षेत्रफल इसका S है, अतः इसका ये खंड हमारा ds हो जाएगा। इसके अलावा हम इस बिंदु P के छोरों से, हिस्सों से हम इस Q वाले बिंदु O को मिलाएंगे। जैसे ये मिला रहा हूं मैं, ये मिलाया मैंने, ये मिलाया। ऐसी अवस्था से इस पृष्ठ जिसे हम ds बोल रहे हैं के द्वारा इस बिंदु O पर एक कोण बन रहा होगा हमारा, ऐसा कोण, जिस कोण को हम d ओमेगा कहेंगे, d ओमेगा। एक्चुअली ये क्या है हमारा, ये घन कोण है जो इस सॉलिड के द्वारा यहां बिंदु O पर बन रहा होगा, ये d ओमेगा। अब मान निकालना है इसका, ये तुम्हारा फिगर बन गया। अब मान निकालना है इसका, तो पहले हमको आनी चाहिए थ्योरम क्या होती है। अब थ्योरम के बाद हमको ये अवस्थाएं आनी चाहिए। हमें यहाँ पर कोण इसलिए लिया है हमने यहाँ पर, जिससे कि हम एक व्यापक मान को निकाल सकें, जिसके द्वारा हम सारी अवस्थाएं, चाहे किसी भी कोण के लिए हो, उसको हम ज्ञात कर सकें। इसलिए हमने यहाँ पर कोण थीटा लिया है इसका, ठीक है ना। अब मान निकालते हैं इसका। तो अब इस खंड से गुजरने वाला फ्लक्स, यहाँ इस आवेश से तीव्रता हमारी यहाँ बन रही है, तो इसका मतलब बल रेखाएं चल रही होंगी, क्षेत्र इसका बन रहा है हमारा। तो इसके बने हुए क्षेत्र में जो चल रही बल रेखाएं हमारी, उन बल रेखाओं के इस पृष्ठ से गुजरने पर हमको यहाँ फ्लक्स मिलेगा। उसका मान जो आएगा हमारा, हम लिखेंगे लघुखंड से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला जो फ्लक्स रहेगा, जिसे बोलेंगे हम d फाई ई इक्वल टू, जो होता ही है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, जो बनता ही है ds E, या implies that d फाई ई इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, या इसको बोले हम E ds कॉस थीटा। बात हुई है। ये हमारा वेक्टर रूप था, ये हमारा प्लेन रूप बन रहा है इसका, इसको मान लिया, समीकरण नंबर 1 बन गई हमारी। तो लघु पृष्ठ से गुजरने वाला जो हमारा फ्लक्स है, वो फ्लक्स ये हो गया। अब हमें यहाँ पर तीव्रता निकालनी है कि जो यहाँ इस प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर जो हमारी तीव्रता, जो हमने पीछे एक डेरिवेशन पढ़ा है निगमन के द्वारा, हम ये जानते थे कि जब हमें डिस्टेंस पर कोई बिंदु दिया है, तो उस डिस्टेंस पे दिए गए बिंदु पर उत्पन्न तीव्रता का मान क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा था। ऐसी अवस्था में निर्वात या वायु के लिए जो मिलेगा हमको, बिंदु P पर तीव्रता जो रहेगी हमारी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, जो होता ही जानते हैं। इसको अब नंबर 2 माना है। और इस तीव्रता का मान हम इस समीकरण नंबर 1 पर रखते हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर मिलता है हमको d फाई ई इक्वल टू ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये मिला।
और साथ में डी एस कॉस थीटा, ये चल रहा है पूरा हमारा। अब करते क्या है कि जो हमारा आर स्क्वायर है और ये डी एस कॉस थीटा, इनको अलग कर लेता हूँ बाकी एक तरफ। तो यहाँ पर मिलेगा हमको इम्प्लाइज दैट डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ गया डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, इसको नंबर 3 मान लिया। ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ पर एक ये वाला पार्ट मिल रहा है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये पार्ट क्या है हमारा, अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो खंड की अवस्था जैसे यह बनी थी हमारी, इस तरह की अवस्था हमें यहाँ मिल रही है, क्योंकि यहाँ भी हमारा असमान अवस्था है, अतः इसकी अवस्था यहाँ मिल रही। तो इस पार्ट को हम डी ओमेगा कह सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि घन कोण डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये होता है। इसको आप नंबर 4 मान लेंगे। अतः समीकरण 3 में 4 का मान रखने पर मिलेगा हमको डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो मिल ही रहा है हमको, और साथ में डी ओमेगा ये मिले। इसको आप नंबर 5 मान लेंगे। तो यहां पहुंच गए भाई हम यहां पर डी फाई ई का मान हमने निकाल दिया। ये क्या है, ये लघु फ्लक्स है, जो फ्लक्स उस लघु खंड से होकर जा रहा है जो लघु खंड हमने यहां पर माना। हमारा एम क्या है, हमारा एम ये नहीं है, हमारा एम है कि पूरे काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, ये हमें जानना है, हमें पूरा मान निकालना है। तो उसके लिए हम इस लघु, हम जानते हैं ना कि या तो हम इस तरह के कई सारे खंड करें, हर खंड का मान जोड़ दें तब मान निकालें, वो बहुत लंबी प्रोसेस चलेगी, हमारी समस्या आएगी उसमें। या हम एक लघु खंड का करें इंटीग्रल इस रेंज के लिए, जो हमारी रेंज बन रही है यहाँ पर, तो हमें तब भी परिणामी फ्लक्स का मान मिल सकता है। इस एस पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए हम इसका करते हैं इंटीग्रल, समाकल। तो मिलता है हमको समीकरण 5 का समाकल, समाकल करने पर मिलेगा हमको, अब मिलेगा फाई। इसके पश्चात हमको इस लघुखंड से बड़ा मान मिल जाएगा। छोटे मान का इंटीग्रल मतलब उसका बड़ा मान। लघु जो पार्ट होते हैं उनको डी से शो करते हैं, तो डी फाई ई छोटा पार्ट, बड़ा पार्ट इसका फाई ई बनेगा, इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल, हमारा पृष्ठ बंद है, क्लोज्ड इंटीग्रल एस, रेंज हमारी एस है, ऑफ डी फाई ई। ये नंबर 6। तो समीकरण 6 में मान रखने, समीकरण 6 में 5 का मान रखने पर मिलेगा हमको फाई ई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ एस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, और इम्प्लाइज दैट फाई ई जिस पार्ट का मान बदलता नहीं है उस पार्ट का इंटीग्रल नहीं होता है, जो मान बदलता है उसका इंटीग्रल होता है। तो यहाँ पर देखिए हम चेक करते हैं कौन सी राशि हमारी ऐसी जो बदलेंगे नहीं, जो नियत रहेंगी, उनका इंटीग्रल नहीं होगा, उन्हें हम बाहर ले लेंगे, उन्हें हम कांस्टेंट ले लेंगे, लेकिन जिस राशि का मान लगातार बदल रहा होगा उसका यहाँ पर इंटीग्रल होगा। यहाँ पर देखिए क्यू एक आवेश है, वो नियत है, ठीक है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो पूरा नियत है ही हमारा। लेकिन डी ओमेगा क्या है हमारा, डी ओमेगा वह कोण है जो इस खंड ने बनाया, फिर एक खंड दूसरा रहेगा वो बनाएगा, खंड तीसरा रहेगा वो बनाएगा, इस प्रकार से डी ओमेगा का मान लगातार हमको बदलते हुए मिलते रहेंगे। तो मतलब डी ओमेगा हमारी ऐसी राशि है इसमें जिसका मान लगातार बदल रहा है, जिसके और मान भी मिलेंगे। ऐसी अवस्था में मिलेगा हमको फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर कर दिया मैंने, और क्लोज्ड इंटीग्रल एस ऑफ डी ओमेगा। ये समीकरण नंबर 7। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा क्लोज्ड इंटीग्रल एस ऑफ डी ओमेगा है,
चूंकि क्लोज्ड इंटीग्रल एस ऑफ डी ओमेगा, आपको बताया था मैंने कि जो हमारा लघु खंड होता है, लघु मान होता है, उस मान का इंटीग्रल करने के पश्चात हमको बड़ा मान मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ओमेगा मिलेगा, जिसका मान कैसे निकालेंगे हम, जिसका मान निकालने के लिए हम यहाँ पर एस अपॉन आर स्क्वायर सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो मिलेगा हमको ओमेगा इक्वल टू एस अपॉन आर स्क्वायर। अब एस क्या होता है भाई, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। रखते हैं मान, तो 4 पाई आर स्क्वायर, अब बटे आर स्क्वायर पहले से ही उपस्थित है, ये कट गया दोनों, क्या आ गया हमारा 4 पाई आ गया। अतः समीकरण 7 इससे लेते हैं हम, क्या मिलता है देखो हमको 7 से, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान आ जाएगा हमारा इंटू 4 पाई। ये देखो, ठीक है ना, इस 4 से कट गया 4, पाई से कट गया पाई, तो मिला हमको इंप्लाइज दैट फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 8, जो हमारी गॉस प्रमेय की अवस्था है। फाई क्या है हमारा, क्लोज्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, कितना आया हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो शुरू हमने यहाँ से किया था, और लास्ट में यहाँ से किया था, और लास्ट में कहाँ पहुँचे हम, वहीं पहुँचे जहाँ गॉस की अवस्था बन रही है। अतः ये गॉस के सूत्र का निगमन है, गॉस का सूत्र यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। ये तो हमने कर दिया। अब इसके साथ हमारी 2 अवस्थाएं आती हैं, 2 मुख्य अवस्थाएं लिखते हैं यहाँ पर। मुख्य अवस्था, एक अवस्था हमारी क्या है कि यदि इस आवेश के साथ ही यहाँ और भी आवेश हों, कई सारे आवेश हों यहाँ पर, और उन आवेशों के समूह से पर बिंदु पी पर परिणामी फ्लक्स निकालना चाह रहे हो, तो ऐसी अवस्था में जो फ्लक्स मिलेगा हमको, उस सभी आवेशों के द्वारा बिंदु पी पर उत्पन्न फ्लक्सों के योग के बराबर हो जाएगा। जैसे माना यहाँ पर उसे बोलेंगे हम आवेशों का निकाय, क्योंकि आवेश पास पास रखे हैं हमारे। यदि आवेशों का निकाय, आवेशों का निकाय हो तो उनके द्वारा बिंदु P पर परिणामी फ्लक्स जो मिलेगा हमको, उसे हम फाई ई बोलेंगे। फाई इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस सो ऑन चलता रहेगा, प्लस फाई एन तक चलेगा। और हर एक का मान समीकरण 8 से शो करें इसमें हम, तो मिलेगा हमको फाई ई इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सो ऑन प्लस Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, क्योंकि हमारा आवेश बदल रहे हैं, लेकिन ये तो हमारा नियतांक है, जिसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है ना, देन फाई मिलेगा हमको, फाई ई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन अप टू Qn। यहाँ आवेशों का क्रमबद्ध योग मिल रहा है हमको, जिसको हम सिग्मा के रूप में भी शो कर सकते हैं। तो मिलेगा हमको फाई ई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू। एक हमारा ये रूप बन गया। तो यदि आवेशों का निकाय हो, आवेश यहाँ कई सारे हों, तो उन आवेशों के द्वारा बिंदु P पर गुजरने वाला जो फ्लक्स रहेगा हमारा, वो हमारा इस तरह से निकलेगा। दूसरी अवस्था क्या होती है हमारी, दूसरी अवस्था, यदि यहाँ पर आवेश जो है हमारा, आवेश यहाँ ना हो के बाहर हो, यदि आवेश पृष्ठ से बाहर हो, आवेश पृष्ठ से बाहर हो तो
गुजरने वाला फ्लक्स। आवेश यदि यहाँ बाहर होगा हमारा, तो ऐसी अवस्था में यहाँ गुजरने वाला फ्लक्स हमारा होगा 0, शून्य। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जब हमारा आवेश रहता है ना, तो आवेश से जो बल रेखाएं चलती हैं हमारी, वही बल रेखाएं यहाँ भी जाएंगी और यहाँ भी जाएंगी। आवेशों के द्वारा बल रेखाएं जो एंट्री करती हैं हमारी, तो उनसे जो मिलने वाला फ्लक्स हमारा है, वही फ्लक्स यहाँ से भी और यहाँ से भी निकलता हुआ, यहाँ से एंट्री यहाँ से एग्जिट करता हुआ दिखाई देता है। तो जब ये एंट्री करता है, ऐसी अवस्था में बोलते हैं जो फ्लक्स हमारा अंदर आ रहा है वो नेगेटिव फ्लक्स है, और जो बाहर जा रहा है वो पॉजिटिव फ्लक्स है। ऐसी अवस्था में जो परिणामी रहेगा हमारा, परिणामी फ्लक्स यहाँ पर प्लस माइनस को जोड़ के हमको शून्य मिलेगा, क्योंकि जितने हमारे आवेश के द्वारा फ्लक्स की अवस्था हमको एंट्रेंस में मिल रही है, उतना एग्जिट के रूप में मिल रही है हमको। दोनों अवस्थाओं का परिणामी हमको यहाँ पर शून्य मिलेगा। कुल गुजरने वाला कुल फ्लक्स बोलेंगे इसको, कुल परिणामी फ्लक्स शून्य होता है। ठीक है ना? तो ये हमारा गॉस थ्योरम है। तो ये हमारा एक खास टॉपिक है, जिस टॉपिक को आपने पूर्णतः समझने का प्रयास करना है। मैंने आपको बहुत इजी वे से बता दिया है, सही ढंग से बता दिया है। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, मुझे पक्की उम्मीद है। कुछ प्रयास आपको भी करना पड़ेगा जरा सा, है ना? केवल मेरे बताने से मैंने वीडियो बना दिया, आपने देख लिया, काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको अवश्य ही प्रयास करना पड़ेगा, अपना खुद प्रयास कीजिए, ठीक है ना? प्रयास करने के पश्चात आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी, ठीक है? लेकिन मेरा सपोर्ट ये बन रहा है, ये मेरा सपोर्ट है। मैंने सारा कर दिया है, इस करने के पश्चात सही ढंग से आपको बता दिया है, बहुत इजी वे से बताया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।